कठिन परिस्थितियाँ एक वॉशिंग मशीन की तरह होती हैं, जो हमें ठोकर मारती हैं, घुमाती हैं और निचोड़ती भी हैं। पर जब भी हम इनसे बाहर आते हैं, तो हमारा व्यक्तित्व पहले की अपेक्षा अधिक साफ, चमकीला और बेहतर होता है। फ्रेंड्स, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के मॉर्निंग न्यूज़ सेशन में आप सभी का मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। आज की तारीख है 2 फरवरी 2019। शुरू करते हैं आज का मॉर्निंग न्यूज़ सेशन और सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में हो रही सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें 69,000 पदों के सापेक्ष परीक्षा करवाई गई है 6 जनवरी को। और उसके बाद जब कट ऑफ जारी किया गया, तो सारे अभ्यर्थी 2 भागों में बँट गए हैं। स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि एक भाग शिक्षा मित्रों का है, जो कि चाहता है कि कट ऑफ हटा दी जाए या कम कर दी जाए। दूसरा वर्ग बीएड जो पास आउट हैं, यानी कि बीएड के अभ्यर्थी हैं, वो चाहते हैं कि कट ऑफ बल्कि और ऊपर कर दी जाए, लेकिन कट ऑफ हटाई ना जाए। दोनों के अपने-अपने निहित अर्थ और तर्क हैं। और फ्रेंड्स, अब मामला इस स्तर पर पहुंच चुका है कि अगर आप सोशल मीडिया पर विचलित हो रहे होंगे, तो निश्चित रूप से आपको पता चल रहा होगा कि अब कुछ नई याचिकाएं भी इसमें दाखिल हो रही हैं, हो सकती हैं। और प्रयास यही किया जा रहा है कि एक वर्ग इन रहे और दूसरा वर्ग अब आउट ही कर दिया जाए। यानी कि एक तरीके से एक दूसरे से बदले की नीति अब अपनाई जा रही है और यह एक शुभ संकेत नहीं माना जा सकता है आगामी व्यवस्था के लिए, क्योंकि आपस में लड़ना ये कोई अच्छी बात नहीं होती। लेकिन सरकारी नीतियाँ कुछ इस प्रकार से आती हैं सामने कि अभ्यर्थी 2 वर्गों में बँट ही जाते हैं। कुछ चीज़ें अगर पहले से स्पष्ट कर दी गई होती, तो निश्चित रूप से यह स्थिति शायद सामने नहीं बनती। और वहीं पर कुछ ऐसी याचिकाएँ भी मतलब एक्सेप्ट की जा रही हैं, जिसको शायद एक्सेप्ट करने का कोई आधार नहीं है, या फिर हो सकता है कि कोई आधार हो भी, क्योंकि जज साहब इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। जैसे कि जो पिछली भर्ती हुई है 68,500, तो उसमें जो कट ऑफ जारी किया गया था, उसको आधार बना के वर्तमान भर्ती को, जबकि स्पष्ट रूप से लिखा गया है विज्ञापन में कि दोनों भर्तियां अलग-अलग हैं, दोनों के नियम अलग-अलग हो सकते हैं। और यहाँ पर पहली जो भर्ती हुई थी वो लिखित हुई थी, दूसरी वाली ऑप्शनल हुई थी। तो जब दोनों ही भर्तियां बिल्कुल अलग-अलग हैं, दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो दोनों के जो रूल्स हैं उसको ओवरलैप करा के उस पर मुकदमेबाजी करना ये उचित प्रतीत नहीं होता। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसी ही स्थितियां दिखाई दे रही हैं। और जब कोई भी याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो उस पर जब तक सभी पक्षों को सुन न लिया जाए, तब तक अंतिम निर्णय नहीं आता है। और यही कारण है कि लखनऊ खंडपीठ में जो सुनवाई चल रही है कटाव के सापेक्ष, उसमें जो सरकारी वकील हैं प्रशांत चंद्रा जी, उन्होंने अपने सारे पक्ष कल यानी कि 1 फरवरी को रख दिए हैं। अगली सुनवाई की डेट 4 फरवरी लगाई गई है। और यहाँ पर अब जो विपक्ष है, यानी कि जो याचीगण हैं, स्पष्ट रूप से कहें तो मोहम्मद रिजवान अंसारी और उनकी जो टीम है, तो उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके बारे में भी अब उनका भी पक्ष सुना जाएगा और उसके बाद निर्णय आएगा। लेकिन यहीं पर एक मामला और भी बन रहा है कि 19 मार्च तक रोक है, तो अभी ये रोक आगे कब तक लगी रहेगी और इस पर अभी आगे क्या होना है, भर्ती किस दिशा में आगे जाने वाली है, क्योंकि कुछ ऐसी भी आहट मिल रही है, कुछ नई याचिकाएं भी इसमें दाखिल हो सकती हैं। फिलहाल फ्रेंड्स, पूरी न्यूज़ मैं आपको दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं अपने सभी स्टूडेंट्स से बस यही कहना चाहूँगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, हौसला कभी भी हारना नहीं चाहिए। और जैसा कि शुरू में ही मैंने आपसे बताया कि स्थिति और परिस्थितियाँ सदैव आपके अनुकूल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी आपको सापेक्ष रूप से खड़े रहना चाहिए, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और कोई न कोई रास्ता और भी निकलता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी भर्ती, जैसे कि 72,825 के बारे में ही अगर बात करें, तो उसमें समय लगा, लेकिन फिर भी ये भर्ती कंप्लीट हुई। निश्चित रूप से जितने भी लोग इसमें चयनित हुए, उनके गिले-शिकवे लास्ट में दूर हो गए। मुझे लगता है कि इस भर्ती में इतना वक़्त नहीं लगेगा। अधिक से अधिक ये भर्ती, अगर मार्च में भी ये सुनवाई होती है, तो इस पर शायद आचार संहिता का कोई प्रभाव ना पड़े, क्योंकि वर्तमान में ये भर्ती स्टार्ट हो चुकी है और आगे बढ़ रही है। तो आचार संहिता का शायद कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आगे आपको नियुक्ति हो सकता है कि मई-जून तक मिल जाए। मई-जून तक नहीं तो हो सकता है कि अप्रैल में ही आपको नियुक्ति मिल सकती है। जैसे ही सुनवाई कंप्लीट होगी और एक स्पष्ट दिशा निर्देश कोर्ट के द्वारा जारी किया जाएगा, तो उसके बाद तुरंत ही परिणाम भी जारी हो जाएगा, क्योंकि परिणाम तो रेडी है। अब उसमें थोड़ा-सा संशोधन करना होगा और अगर सरकारी पक्ष भारी पड़ता है, तो निश्चित रूप से एज़ इट इज़ रिज़ल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया में कोई भी वैकेंसी, कोई भी नौकरी आखिरी नहीं होती है।
आपका परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। यह आपको अधिक एलिजिबल बनाता है, योग्य बनाता है, एफिशिएंट बनाता है। और भी बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, जैसे लोअर पीसीएस की हैं। और इंतजार कीजिए, इस समय कुछ केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की वैकेंसी भी आई हुई है। इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में सूचना देने वाला हूँ। तो उसमें भी आप आवेदन कर पाएंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, लेकिन अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो यह एक बेहतर मौका आपके लिए है। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बात करते हैं न्यूज के बारे में। तो परिषदीय स्कूलों की 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती चयन का रिकॉर्ड बनाने से चूक गई। जिस तरह से शासन ने भर्ती का आदेश चंद दिन बाद ऑनलाइन आवेदन लेकर लिखित परीक्षा कराई, उस पर कट ऑफ अंकों का बड़ा ब्रेक लग गया है। हालांकि आपको पता ही होगा कि इस भर्ती को जो एग्जाम होना था 6 जनवरी को, उसको भी रोकने का प्रयास किया गया था, लेकिन फिलहाल परीक्षा अपने समय पर हुई। लेकिन पूरा मामला तब सामने आया निकल के, यू टर्न तब लिया जब 7 जनवरी को कट ऑफ जारी किया गया। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के समक्ष चल रहे सहायक शिक्षक के 69,000 पदों पर भर्ती में शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से विशेष अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने बहस पूरी कर ली है। और उसके बाद याचियों की ओर से एक वरिष्ठ अधिवक्ता एच परिहार ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सोमवार को करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश जस्टिस राजेश सिंह चौहान की बेंच ने मोहम्मद रिजवान आद की ओर से दाखिल याचिका पर दिए हैं। इसी के साथ फ्रेंड्स, इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जिस याचिका पर शिक्षक भर्ती को 19 मार्च तक रोका गया है, वह खारिज हो चुकी दलील पर आधारित है। मतलब ये दलील खारिज हो चुकी थी, लेकिन अब वही बात है कि बोतल में बंद जो जिन्न था वो बाहर आ गया है। न जाने कैसे बाहर आ गया। असल में 21 मई को शासन ने सामान्य और ओबीसी के लिए 33 व एससी एसटी के लिए 30% अंकों का आदेश दिया था। उसे अगस्त में कोर्ट खारिज कर चुका है। उसी को आदेश बनाकर मौजूदा कट ऑफ अंक को चुनौती दी गई है। तो आपको बता दें कि पिछली बार से कुछ सीख नहीं ली गई है। हालांकि पिछली बार भी कुछ लूप होल्स थे, लेकिन उसको सरकार ने अंततः बंद कर लिया था। लेकिन इस बार वही लूप होल्स दोबारा से ओपन हो रहे हैं। और यहाँ पर जो खबर निकल रही है वो ये है कि याचियों की दलील ये है कि परीक्षा के बाद अर्हता अंक तय नहीं कर सकती सरकार। सरकार ने क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए जाने के फैसले को सही बताया है। और खबर ये है यहाँ पर कि याचियों के अधिवक्ता ने कहा कि इसके पहले हुई शिक्षक भर्ती में सामान्य वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए थे। जबकि 6 जनवरी को हुई शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद 7 जनवरी को सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित वर्ग के लिए 60% क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए हैं। यह शिक्षा मित्रों के मामले में विभेदकारी है। इससे परीक्षा के में शामिल होने वाले शिक्षा मित्रों के हित प्रभावित होंगे। परिहार ने कहा कि 6 जनवरी को हुई भर्ती परीक्षा में क्वालिफाइंग मार्क्स रखना भी था, तो उन्हें पहले की भांति समान वर्ग के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40% ही रखा जाना चाहिए था। अभी इस पर जो बहस होगी वो सोमवार यानी कि 4 फरवरी को जारी रहेगी। सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत चंद्रा ने दलील रखा कि योग्य अभ्यर्थियों को दरकिनार कर कमजोर अभ्यर्थियों का चयन योग्य अभ्यर्थियों के साथ भेदभाव करने वाला होगा। उन्होंने कहा कि याचियों ने खुद अपने जवाब में माना है कि उनकी आयु अधिक है, लिहाजा वे इतने अधिक क्वालिफाइंग अंक लाने में सक्षम नहीं है। उनका कहना था कि इस वजह से सरकार ने क्वालिफाइंग नंबर 60 और प्रतिशत 65% कर दिया है। मतलब फ्रेंड्स, यहाँ पर यह है कि सरकार चाहती है कि मतलब जो कट ऑफ जारी की गई है उसी के सापेक्ष भर्ती हो। और अभी आगे कुछ और भी सुनवाइयाँ होंगी, उसके बाद ही फैसला आएगा। हालांकि हो सकता है कि जो डेट 19 मार्च को लगाई गई है उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, जिसकी संभावना क्षीण है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो रखनी पड़ती है। और जीवन में कुछ असंगत चीज़ें भी हो जाती हैं। मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि सुबह रात मतलब कि अयोध्या में जो रामायण आप पढ़ते हैं तो उसमें आप देख रहे होंगे कि सुबह राम का रास तिलक होना था, और सुबह होते होते रात में घटनाक्रम कुछ ऐसा बदला कि उन्हें वन जाना पड़ गया। लेकिन राम दृढ़ प्रतिज्ञ रहे और उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया। तो जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाएं तो आपको इसी आदर्श को फॉलो करना चाहिए। कभी कभी अगर विषम परिस्थितियां बनती हैं तो आपको इतना जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग उम्मीद रखिए, आगे सब कुछ अच्छा हो। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, और जैसा कि आपको पता है कि टीजीटी और पीजीटी 2016 की परीक्षाएं अब शुरू हो चुकी हैं। सबसे पहले पीजीटी के बारे में बात करते हैं। तो परीक्षा 1 और 2 फरवरी को होनी, यानी कि पहले चरण की परीक्षा 1 फरवरी को संपन्न हो चुकी है। दूसरे चरण की परीक्षा आज होनी है 2 फरवरी को। और इसी के साथ 60% अभ्यर्थियों ने दिया इम्तहान, यानी कि कुल मिला के लगभग 40% ने अपनी परीक्षा छोड़ दी है।
और आपको ये भी बता दें कि हिंदी परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि प्रवक्ता की परीक्षा 11 मंडल मुख्यालय आगरा, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद और वाराणसी पर हो रही है। शनिवार को प्रवक्ता के ही अन्य विषयों का इम्तहान इन्हीं मंडल मुख्यालयों पर 2 पालियों में होगा। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल 2019 की परीक्षा के आंतरिक अंक व इंटरमीडिएट के खेल और शारीरिक शिक्षा अंक अपलोड के लिए वेबसाइट फिर खोली है। बोर्ड सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रधानाचार्य तत्काल अंक वेबसाइट के माध्यम से भेजें। यह एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है यूपी बोर्ड के लिए। पीसीएस जे के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो पीसीएस जे मेंस में 1385 अभ्यर्थियों का मोह भंग। परीक्षा जो थी ये काफ़ी कठिन थी, प्रश्न पत्र जो था वो काफ़ी कठिन आ रहा था और धीरे धीरे कई सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने पहली पाली में, कुछ लोगों ने दूसरी पाली में, तो कुल मिला के 1385 अभ्यर्थी ने अपनी परीक्षाएं छोड़ दी हैं। तो इसका फायदा डायरेक्टली उनको मिलेगा जो लोग परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स, लखनऊ और प्रयागराज के अंतिम दिन पहली पाली में 199 और दूसरी में 214 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। परीक्षा के प्रति इस बेरुखी से सिविल जज बनने का सपना देख रहे अन्य अभ्यर्थियों की राह थोड़ी आसान हो रही है। और फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर बीएड के बारे में। तो जैसा कि आपको पता था कि 2019-20 और 20-21 2 वर्षीय जो पाठ्यक्रम था, शुरू में आपको सूचना ये मिल रही थी कि यह 4 वर्षीय हो जाएगा। तो फिलहाल अभी ये पाठ्यक्रम 2 वर्षीय ही रखा गया है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम जो होगा वो इंटरमीडिएट के बाद अभ्यर्थी कर पाएंगे। 2 वर्षीय पाठ्यक्रम उनके लिए है जो लोग स्नातक कर चुके हैं और इस बार 11 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन आप कर पाएंगे। इस बार की जो आयोजक यूनिवर्सिटी है उसका नाम है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय और ऑनलाइन आवेदन जो होंगे वो 11 फरवरी से लेकर 11 मार्च के बीच में आप कर पाएंगे। वेबसाइट है emjpru.ac.in यूनिवर्सिटी की और upbed2019.in, ये वेबसाइट कॉमन रूप से रहेगी और इसी पर आपको चल के काउंसलिंग वगैरह भी आपको आगे संपन्न करवानी है। हालांकि प्रक्रिया बहुत ही आसान रखी गई है क्योंकि पिछली बार बहुत सारे पद जो थे, सीटें जो थी वो वैकेंट रह गई थी। एसएससी जेई के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं। सीपीडब्ल्यू एमईएस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर आपको बता दें कि एसएससी की ओर से जेई सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के पदों पर भर्ती के लिए वेबसाइट पर नोटिफिकेशन 1 फरवरी को जारी कर दिया गया है। इसी के साथ आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आयोग की ओर से सीपीडब्ल्यू एमईएस के लिए सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए अपनी वेबसाइट ssc.nic.in पर विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी तय की गई है। आयोग की ओर से पदों की संख्या अभी तय नहीं की गई है। एसएससी जेई के लिए आवेदन करने वालों को शैक्षिक योग्यता सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल में 3 वर्षीय डिप्लोमा आवश्यक है। आप इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। डेट्स के बारे में बता देता हूँ। आवेदन के लिए वेबसाइट पर नोटिफिकेशन 1 फरवरी, आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की तिथि 1 फरवरी, आवेदन की अंतिम तिथि 25 फरवरी, ऑनलाइन परीक्षा पेपर फर्स्ट 23 से 27 सितंबर के बीच और पेपर सेकंड की लिखित परीक्षा होगी 29 दिसंबर को, यानी कि पूरा वर्ष इसमें लगभग लगेगा। आयोग की ओर से इन पदों पर की जाएगी भर्ती। तो सीपीडब्ल्यू के लिए जूनियर इंजीनियर जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के पद हैं। एमईएस के लिए जूनियर इंजीनियर जिसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल पद हैं। एमईएस के लिए भी जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट और जूनियर इंजीनियर सर्वेइंग और कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की खबरें और आप सभी के लिए मैं ऐसे ही अपडेट्स लेकर समय पर आता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। आशा से आकाश थमा है। निरंतर अगर आप परिश्रम करते हैं तो निश्चित रूप से कोई न कोई रास्ता अवश्य खुलता है। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ चलते चलते कि केवीएस की ओर से कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी कुछ वैकेंसीज आई हैं और आइए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं केंद्रीय विद्यालय में संविदा अध्यापक जिसमें पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी एवं खेल योग इंस्ट्रक्टर पदों की निकली भर्ती। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विद्यालय डलहौजी बनीखेत ने पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य उम्मीदवार 20 फरवरी 2019 तक आवेदन भेज सकते हैं और यहाँ पर 20 फरवरी लास्ट डेट रखी गई है। पदों का विवरण है पीआरटी में सीटीईटी या फिर एचपीटी, ठीक है, एचपीटीटी हिमाचल प्रदेश टीईटी आप क्वालिफाई हो। टीजीटी के लिए इंग्लिश, हिंदी, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, मैथ केवल नॉन मेडिकल और पीएचई
पीजीटी में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस है। योग्यता मानदंड के अंतर्गत क्या है? पीआरटी 50% अंकों के साथ 12वीं पास। अधिक जानकारी के लिए विस्तृत अधिसूचना लिंक पर विजिट करें, जो कि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आवेदन करने के लिए आपको स्कैन कॉपी ईमेल ये यहाँ पे दिया गया है kvdrecruit2019@gmail.com पर आपको भेजना है। आवेदन भेजने की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। और ये जो विस्तृत अधिसूचना है ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर शेयर कर रहा हूँ, वहाँ पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि केवी रिक्रूटमेंट 2019 के अंतर्गत केंद्रीय विद्यालय वैकेंसीज अपडेट अक्रॉस इंडिया, और ये जो पूरा नोटिफिकेशन है अलग अलग वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। केवी बनखेत है जिसमें वैकेंसी डिटेल में पीआरटी, पीजीटी और टीजीटी के पद हैं। लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019। केवी कोची, केवी सीकर, और इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे कि केंद्रीय विद्यालय संविदा अध्यापक योग्यता मानदंड एवं वेतनमान, तो वेतनमान भी आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी हैंडसम सैलरी है। ठीक है, पीजीटी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और पीजीटी कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। टीजीटी के लिए हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, और टीजीटी मैथ के लिए भी सैलरी आपको यहाँ पर दी गई है। टीजीटी सोशल साइंस, यानी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस लिंक पर मिल जाएगी। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इस पर विजिट करके अगर आप आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब है, तो हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई ना करना चाहें, लेकिन अगर अप्लाई करेंगे तो यह एक बेहतरीन अवसर है आप सभी के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स हमसे जुड़ने के लिए। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। शेष जो भी कुछ शेष बचा होगा उसको करेंगे डिस्कस। मंगलमय दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। जय हिंद, जय भारत।